पॉल को पता चलता है कि राजपाल सुनीता मैडम के यहाँ रात 12:30 बजे तक था और खून 1 से 2 बजे के बीच हुआ, तो ये मुमकिन नहीं कि वो पार्टी करने गया हो। कन्हैया की बहन बताती है कि वो काम से सीधे घर आ गया था और हम लोग एक ही कमरे में 6 लोग सोते हैं, तो अगर वो बाहर गया होता या वापस आता तो हमें पता चल ही जाता। कन्हैया का नार्को टेस्ट वीडियो देख के पॉल को समझ आता है कि डॉक्टर साहिबा ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे वो अपने शब्द उसके मुंह से उगलवाना चाहती हूँ। अब माता पिता का नार्को टेस्ट किया जाता है, पर उससे मिस्टर पॉल को मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि इस टेस्ट से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब कहानी वापस से वहीं आ जाती है क्योंकि पॉल को पूरा शक माता पिता पर ही हो रहा था कि खून उन्होंने ही किया है। खेमपाल के कमरे की फोटो में पॉल को दिखाई देता है कि 2 गोल्फ स्टिक रखी हुई हैं, पर बरामद एक ही हुई थी और दूसरी नहीं मिल रही होती। सर पर लगी चोटों की जांच करने पर पता चलता है कि जिस तरह के घाव हुए थे ऐसा माना जा सकता है कि गोल्फ स्टिक से उन्हें मारा गया होगा। थोड़े दिन बाद घर की सफाई करने पर रमेश को दूसरी गोल्फ स्टिक मिल जाती है, तो वो खुद ही पॉल को लाकर दे देते हैं। अब पॉल भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और अपने सीनियर को भेज देते हैं। सीनियर ऑफिसर पॉल और अश्विन दोनों टीम को बुलाते हैं क्योंकि दोनों की ही रिपोर्ट एकदम अलग थी। एक की रिपोर्ट में कन्हैया और राजपाल कातिल थे और दूसरे की रिपोर्ट में माता पिता। तो एक मीटिंग बैठाई जाती है जहां आपस में ये समझौता करना था कि क्या बातें सही हैं और क्या नहीं। पॉल साहब कहते हैं कि ये सब माँ बाप की सोची समझी प्लानिंग थी। घर की एंट्री करते समय जो 2 गेट हैं उनके बीच एक और गेट है जो कि खेमपाल के कमरे में जाता है, और अगर उस गेट से एंट्री लें तो खेमपाल के कमरे से एंट्री लेकर घर में घुसा जा सकता है। तो सुबह जब नौकरानी आई तो नूतन जी ने चाबी फेंकने के बहाने उसे बालकनी साइड भेजा। वो जैसे ही मुड़ी वैसे ही वो खेमपाल के उस गेट से बाहर गई और पहले गेट की कुंडी खोल दी जो कि नौकरानी से खुल नहीं रही थी, और फिर वापस खेमपाल के गेट से अंदर आ गई और सब सामान रख दिया जो भी गेट के पास रखा हुआ था। फिर उसके बाद नौकरानी ऊपर आई तो धक्के से ही गेट खुल गया और फिर इन लोगों ने रोने धोने का नाटक किया। अश्विन कहते हैं कि जब नौकरानी पहले आई थी तो उसने गेट को धक्का देके खोलने की कोशिश की थी या नहीं, और इतनी देर में इतना सब कुछ प्लानिंग के साथ करना कैसे मुमकिन हो सकता है, और अगर प्लानिंग थी तो दारू वाली बोतल टेबल पे क्यों रखी रह गई जिसमें खून के निशान थे, उसे क्यों नहीं हटाया। पॉल की टीम कहती है कि वो मंझे हुए खूनी नहीं है, इसीलिए उनसे गलती हो गई। और बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि अगर किसी पिता की बेटी मरती है तो वो दूर खड़े देखता नहीं बल्कि उसे गले से लगाकर रो पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रमेश और नूतन के कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी नहीं है। अश्विन कहता है कि हर किसी का इमोशन दिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उसमें हम नाप तौल नहीं कर सकते कि ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए था। पॉल की टीम कहती है कि रात में खून होने के बाद इंटरनेट राउटर बंद चालू हो रहा था, जिसका मतलब कि माँ बाप जागे हुए थे। अश्विन कहता है कि जिस दिन मातम चल रहा था उस दिन भी राउटर अपने आप बंद चालू हो रहा था, तो इसका कोई मतलब नहीं। पॉल बताते हैं कि दोनों को मारने की वजह यह है कि पिता ने बेटी और खेमपाल को धर्म प्रचारक अवस्था में देख लिया था, तो उनको गुस्सा आया और गोल्फ स्टिक से उनके सर पर वार कर दिया। बेटी 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने माता पिता से बदला ले रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता बीवी की अदला बदली जैसे घिनौने खेल खेलते हैं, तो वो ऐसा करके जताना चाह रही थी कि उसे कैसा लगता है जब वो ये सब देखेंगे। तो अश्विन कहते हैं कि गोल्फ स्टिक खेमपाल के कमरे में रखी थी, तो जब तक वो लेने गए तब तक दोनों लोग उसी धर्म प्रचारक अवस्था में लगे हुए थे क्या। और खेमपाल की बॉडी छत पर जब मिली तो उसने चप्पल पहनी हुई थी, तो वो चप्पल पहन के धर्म प्रचारक क्रिया में लगा हुआ था क्या। और गोल्फ स्टिक तो खुद रमेश ने आपको लाकर दी, तो जिससे मारा वही हथियार वो खुद लाकर क्यों देंगे। एक दूसरे की बात काटते काटते यही नतीजा निकलता है कि कहानी तो दोनों के पास है पर ठोस सबूत किसी के पास नहीं जिसको लेकर साबित कर सकें कि खून कन्हैया और राजपाल ने किया है या माता पिता ने। सीनियर कहते हैं कि इस केस को बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार करो। पॉल की टीम क्लोजर रिपोर्ट ऐसे बनाती है जैसे माता पिता के ऊपर खून का इल्जाम लगा रही हो, तो अदालत ये फैसला लेती है कि माता पिता पर खून का चार्ज लगाइए और कार्रवाई शुरू करिए। रमेश जेल से छूटे ही थे कि अब रमेश और नूतन दोनों को ही जेल जाना पड़ता है। कई दिन तक केस चलने
करने के बाद दोनों को ही दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें कत्ल के कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि श्रुति के पिता श्रुति को एक कैमरा गिफ्ट करते हैं क्योंकि उसका जल्द ही बर्थडे आने वाला था। श्रुति कैमरा पाकर बहुत खुश होती है और सबकी वीडियो बनाना और फोटोज खींचना शुरू कर देती है। वहां पर रमेश, नूतन, खेमपाल, श्रुति सभी लोग मौजूद थे और सब बहुत खुश थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो रात उनके लिए कितनी काली होने वाली है। और इसी सच्ची कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसका मतलब कि ऐसा सच में हुआ था और ये एक ऐसा केस है जिसका गुनहगार आज तक पकड़ा नहीं गया। आज तक पता नहीं चल पाया कि श्रुति यानी कि आरुषि तलवार और खेमपाल यानी कि हेमराज का कत्ल किसने किया, कृष्णा और राजकुमार ने या फिर आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर ने। दोनों की कहानियां ऐसी हैं कि आपको दोनों पर ही शक होगा कि खूनी वही है, पर आप कभी भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पाओगे कि असली खूनी कौन है। असली खूनी बहुत आसानी से पकड़ा जाता अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करती और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। जो खून से भरा हाथ छत की दीवार पर मिला था उसका टेस्ट और जिस कूलर पैनल से हेमराज की बॉडी को ढका गया था उसका टेस्ट अगर किया जाता तो आसानी से पता चल जाता कि खूनी कौन है। अब पहले बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि लोगों को लगता है कि खून माता पिता ने ही किया है। मेन वजह तो यही मानी जाती है कि राजेश तलवार का अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि आरुषि को पता चल गया, या उससे भी ज्यादा कि ये लोग बीवी की अदला बदली का खेल खेलते थे, जो कि आरुषि को पता चल गया था। उसके पास कोई था नहीं ये सब बातें शेयर करने के लिए, तो उस वक्त उसका साथी बना हेमराज। हेमराज से धीरे धीरे बातें होना शुरू हुई और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। एक रात राजेश ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया और फिर उन्हें गुस्से में मार डाला। यहाँ एक और कहानी है कि हेमराज को सब कुछ पता चल गया था कि घर में ये सब होता है, तो उसे धमकी मिली थी कि अगर ये सब बातें बाहर गईं तो उसे मार दिया जाएगा। हेमराज ने अपने घर पर फोन करके अपनी बीवी को बताया था कि राजेश बहुत गुस्से वाला इंसान है और यहाँ कुछ ठीक नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। एक सोशल वर्कर को भी कांटेक्ट किया था जिसे बताया कि उसकी जान को खतरा है। तो शायद राजेश और हेमराज के बीच कुछ कहा सुनी हुई और राजेश ने हेमराज को मार दिया। उसे मारते हुए आरुषि ने अपने पिता को देख लिया तो उनका पर्दाफाश हो गया, जिसके चलते मजबूरी में आरुषि को भी मारना पड़ा। तो ये हुई वजह मारने की। और अब जानते हैं कि इन वजहों की पुष्टि कैसे हो सकती है। सीबीआई की टीम के मुताबिक आरुषि के बॉडी के ऊपर सफेद चादर पड़ा हुआ था और उसकी बेडशीट एकदम सही से लगी हुई थी, बिल्कुल भी सिलवटें नहीं थी। आरुषि के प्राइवेट पार्ट साफ किए गए थे। हेमराज की बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई। जिस हथियार से गला काटा गया वो बहुत धारदार चीज थी, जो कि सर्जिकल नाइफ भी हो सकती थी और बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से काटा गया था। माँ बाप डॉक्टर्स थे तो इनसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन ही था। बाहर से आने के लिए कोई भी फोर्सफुल एंट्री के साइन नहीं दिख रहे थे। आरुषि का गेट ऑटोमेटिक लॉक वाला था, या तो आरुषि अंदर से खोल सकती थी या फिर अगर बाहर से खोलना है तो चाबी की जरूरत होती थी। हेमराज की जब बॉडी मिली तो राजेश उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे, जबकि वो इतने टाइम से उनके घर में काम कर रहा था। राजेश तलवार ने अपने भाई से पोस्टमार्टम डॉक्टर से कांटेक्ट करवाया ताकि अगर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी निशान या कुछ भी मिले तो वो रिपोर्ट में ना दिखाएं। एक बात ये भी थी कि आरुषि का कमरा माता पिता के कमरे के बगल में था, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जबकि मुझे ड्रिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बगल में काम चलता रहता है, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने का समय ही नहीं मिलता। रात में नींद आती है, दोपहर में ये मरते रहते हैं। चलो केस पे वापस आते हैं। सीबीआई की दूसरी टीम और पुलिस की कार्रवाई और कहानी बिल्कुल सेम थी, जो कि आपने मूवी में देखा कि कैसे माँ बाप ने उन दोनों को मारा। अब ये तो हो गया कि माँ बाप ने कैसे और क्यों खून किया। अब आते हैं इस बात पे कि क्या वजह हो सकती है कि माँ बाप ने खून नहीं किया। माता पिता का कहना था कि उनका एसी इतना शोर करता है कि कुछ भी आवाज नहीं आती। जो अफेयर और बीवी की अदला बदली वाली कहानी है उसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ये सब कुछ कहानी इधर उधर से सुनकर पुलिस द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें और कुछ मिल नहीं रहा था। आरुषि काफी अच्छे परिवार की थी और काफी ज्यादा समझदार
परिवार थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे, तो ये मानना काफी अजीब होगा कि उसने अपने पिता की उम्र के किसी इंसान के साथ रिश्ता बनाया। आरुषि उनकी एक लौती बेटी थी और बहुत मुश्किलों के बाद पैदा हुई थी। वो अपने माता पिता की एकदम लाडली बिटिया थी और उसे अपने माता पिता से बहुत प्यार मिलता था। तो ये हजम करना बहुत ही मुश्किल है कि माता पिता ने अपनी एक लौती बेटी का गला काट कर उसे मार दिया। उस रात आरुषि के गले में खराश भी थी, तो अगर उसने चिल्लाया भी होगा तो उसकी आवाज माँ बाप तक नहीं पहुंची होगी। साउंड एक्सपर्ट की टीम ने ये टेस्ट भी किया था कि एसी चालू रहने पर माता पिता के कमरे में बाहर से आवाज आती है या नहीं, तो पता चला कि सच में बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। तो ये मुमकिन था कि बाहर जो भी हुआ उसकी आवाज अंदर सुनाई नहीं दी। तहकीकात में पता चला कि हेमराज की बॉडी को घसीटा नहीं गया था, बल्कि उसे छत पर ही मारा गया था। वो नंगे पैर नहीं था, उसके पैरों में चप्पल थी, जिसका मतलब कि वो अपने पैरों पर ही चलकर छत पर गया होगा। तो इससे साफ होता है कि हेमराज को आरुषि के कमरे में नहीं मारा गया। पुलिस ने जो कहानी बनाई थी हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर राजेश ने उनका खून कर दिया, वो बिल्कुल ही गलत साबित होती है। राजेश के ड्राइवर और नौकरानी भारती ने यह कंफर्म किया कि राजेश और नुपुर ने जो रात में कपड़े पहने हुए थे वही सुबह भी थे, और राजेश के टी शर्ट पर सिर्फ नुपुर का खून लगा था, हेमराज का नहीं। तो अगर खून किया होता तो दोनों का खून होता और टी शर्ट पूरी गंदी होती। गंदी टी शर्ट को वो चेंज करते, पर जो कपड़े रात में दिखे वही सुबह भी दिखे। माता पिता का कहना था कि अगर हमने खून किया है और सब सफाई की थी तो हम दारू की बोतल में लगे खून के निशान की भी सफाई तो करते ही, पर उसमें खून के निशान मिले थे। माता पिता ने बताया कि वो अपनी शादी से बहुत खुश थे, तो नाजायज संबंध का कोई सवाल ही नहीं उठता। आरुषि की मां नुपुर का कहना था कि आरुषि के कमरे की चाबी उनके बेड के बगल में ही रहती थी, या तो वो उस दिन चाबी बाहर ही भूल गई थी या फिर किसी ने चुरा ली होगी। दारू की बोतल में माता पिता के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे, बल्कि किसी अनजान के मिले थे। राजेश ने कहा कि आरुषि की लाश को देखते ही हमने हेमराज को पकड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त वही गायब था, तो हमें लगा कि उसने ही सब कुछ किया है। वो हेमराज की बॉडी को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि धूप में बॉडी 2 दिन से पड़ी हुई थी, जिसके कारण उसका फेस पूरी तरह से सड़ चुका था। राजेश के भाई दिनेश ने बताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कॉल नहीं किया था। माता पिता का कई बार लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया गया, पर कई बार टेस्ट करने के बाद भी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ जिससे कि पता चल सके कि कातिल वही हैं। लोगों का कहना था कि माता पिता ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो उनकी बेटी ही ना हो। रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों एकदम शॉक में चले गए थे, जिसके चलते उनके फेस पे कोई भी रिएक्शन या दुख नहीं दिख रहा था। छत पर एक जूते का निशान मिला था जो कि 8 या 9 नंबर का था, लेकिन राजेश तलवार के जूते का नंबर 6 है। तो यही सारी वजह है जिससे कि लोग मानते हैं कि खून माता पिता ने नहीं किया है। अब आते हैं कि क्या वजह है कि खून कृष्णा और राजकुमार ने किया है। इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट यानी कि तीसरे पार्ट में मैंने बताया है कि क्या वजह है कि कृष्णा और राजकुमार खूनी हो सकते हैं, और क्या वजह है कि कृष्णा और राजकुमार खूनी नहीं हो सकते। माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता, या फिर कोई अनजान भी हो सकता है। तो जल्दी से जाइए आप तीसरे पार्ट को देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में घुसकर वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आ रहा होगा वहां भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। बाय।